हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है खुशबू क्लासेस। आज हम न्यू चैप्टर पढ़ेंगे फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स को अंतिम खाते भी कहते हैं। देखिए, साल भर बिजनेस में जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं उनको रिकॉर्ड करते रहते हैं जर्नल में, फिर उनकी हम लेजर पोस्टिंग करते रहते हैं और बीच बीच में ट्रायल बैलेंस बना के उनकी गणितीय शुद्धता की जांच भी की जाती है। लेकिन ये जानना भी तो ज़रूरी है कि जो कंपनी है या जो बिज़नेस किया जा रहा है वो प्रॉफिट में जा रहा है या लॉस में जा रहा है। ठीक है, तो उसके लिए ये फाइनल अकाउंट्स बनाए जाते हैं। जिस तरीके से स्कूल्स में जो स्टूडेंट्स होते हैं उनका एग्ज़ाम होता रहता है, जैसे फर्स्ट टेस्ट हुआ, फिर सेकंड टेस्ट हुआ, हाफ ईयरली हुआ, और फिर लास्ट में क्या होता है कि फाइनल एग्ज़ाम्स होते हैं और फाइनल एग्ज़ाम से उनकी पोजीशन का पता लगाया जाता है कि बच्चों को कितना समझ में आया है, उनकी क्या पोजीशन रही। अगर कोई बच्चा फेल भी हो जाता है, तो अगर मान लीजिए कोई बच्चा बार बार फेल होता है तो उसको ये सलाह दी जाती है कि पढ़ाई छोड़े और जो भी उसका इंटरेस्ट का वर्क है वो करें, या फिर जिसका बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहता है जिस भी स्टूडेंट का, तो उसे और अच्छा वर्क करने के लिए जो है मोटिवेट किया जाता है। इसी तरीके से जब भी कोई कंपनी किसी भी तरह का कोई बिजनेस करती है तो ये जानना ज़रूरी होता है कि वो कंपनी प्रॉफिट में जा रही है, उसका परफॉर्मेंस कैसा है, किस पोजीशन पे वो है, उसे प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, और ये हमें फाइनल अकाउंट से ही पता चलता है। ठीक है, तो फाइनल अकाउंट्स में 3 अकाउंट बनाए जाते हैं। फर्स्ट होता है ट्रेडिंग अकाउंट, सेकंड होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और लास्ट होता है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट कोई अकाउंट नहीं होता है, ये एक शीट होती है, विवरण इसमें दिया जाता है। तो देखिए, ये जो दोनों अकाउंट होते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये तो बनाए जाते हैं लाभ और हानि का पता लगाने के लिए, यानी प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, जो बिजनेस किया जा रहा है उस बिजनेस से प्रॉफिट हुआ है या फिर लॉस हुआ है। और जो ये बैलेंस शीट बनाई जाती है, इससे बिजनेस के पोजीशन का, यानी उसकी आर्थिक स्थिति कैसी, इकोनॉमिक पोजीशन क्या है, या फिर इसे आर्थिक स्थिति भी बोलते हैं। आर्थिक स्थिति देखने के लिए बैलेंस शीट बनाई जाती है। लेकिन क्या होता है, कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं, दो तरह की कंपनीज होती है, दो तरह के बिजनेसमैन होते हैं। एक तो होता है फर्स्ट नंबर, जो माल को खरीदते हैं और उस माल में कुछ चेंजेस करते हैं, हो सकता है उसकी पैकिंग चेंज कर देते हैं, उस पर अपने नाम का लेबल लगा देते हैं और फिर उसको वापस से किसी ना किसी प्रॉफिट पे बेच देते हैं। ठीक है, एक तो होता है वो, उसे हम कहेंगे क्रय विक्रय करने वाली कंपनी। क्रय विक्रय, वो सिर्फ माल को खरीदते हैं और उसे फिर से प्रॉफिट पे बेच देते हैं। और सेकंड टाइप की कंपनीज या बिजनेस होता है, उसमें क्या होता है कि कच्चा माल खरीदा जाता है, कच्चे माल को खरीद के उससे कोई ना कोई प्रोडक्ट बनाया जाता है और प्रोडक्ट बनाकर फिर बेचा जाता है। तो ये हो गई सेकंड टाइप की, जिसमें कि मैन्युफैक्चरिंग का काम भी होता है, निर्माण कार्य जिसे बोलते हैं, मैन्युफैक्चरिंग को निर्माणी कार्य किया जाता है और फिर वो प्रोडक्ट बेचते हैं, किस टाइप के होते हैं। तो देखिए, जो क्रय विक्रय करने वाला कंपनी होती है उसके द्वारा सिर्फ और सिर्फ ये 3 जो है फाइनल अकाउंट्स बनाए जाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, सेकंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और थर्ड बैलेंस शीट। ये तीनों बनाए जाते हैं। लेकिन जो निर्माणी कार्य भी करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग का वर्क भी करते हैं, तो उन्हें एक और अकाउंट बनाना पड़ता है फाइनल अकाउंट्स के अंदर, और वो होता है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ये तीनों अकाउंट्स भी बनाने पड़ते हैं उस कंपनी को, और एक और फोर्थ नंबर पे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट भी बनाना पड़ता है। सबसे फर्स्ट नंबर पे उसे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाना होता है, उसके बाद ट्रेडिंग अकाउंट, और ये दोनों बनाने होते हैं। लेकिन क्रय विक्रय वाली इस टाइप की कंपनी को सिर्फ और सिर्फ ये तीनों अकाउंट्स ही बनाने होते हैं। और फाइनल अकाउंट्स के थ्रू ये पता लग जाता है कि कंपनी ने प्रॉफिट मतलब रिसीव किया है, उसे प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। अगर प्रॉफिट हुआ है तो कितना प्रॉफिट हुआ है, उसकी क्या पोजीशन है, परफॉर्मेंस कैसा रहा, कितने खर्चे हुए एक लेखांकन अवधि के अंतर्गत। लेखांकन अवधि का मतलब होता है 1 वर्ष जिसे बोलते हैं,
1 ईयर लेखांकन अवधि, ये अवधि 1 ईयर की होती है, पूरा 1 साल होता है। अब ये लेखांकन वर्ष 1 जनवरी से 31 दिसंबर का भी हो सकता है, या फिर 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का भी हो सकता है। वो कंपनीज पे डिपेंड करता है कि वो कौन सा लेखांकन अवधि रखती है, लेकिन ज्यादातर कंपनियों के द्वारा 1 अप्रैल से 31 मार्च तक की अवधि का लेखांकन वर्ष कहलाता है, वो इसे माना जाता है। अब आपसे एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि फाइनल अकाउंट किसे कहते हैं और क्यों बनाए जाते हैं। तो देखिए, फाइनल अकाउंट्स जो होते हैं वो कंपनी की लाभ हानि की जानकारी प्राप्त करने के लिए या कंपनी की आर्थिक स्थिति की जानकारी प्राप्त करने के लिए जो अकाउंट्स बनाए जाते हैं उन्हें कहते हैं अंतिम खाते। और आप बता सकते हैं कि ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, इन तीनों को मिलाकर के फाइनल अकाउंट्स कहा जाता है। यानी कि हम इसको ऐसे नहीं कहेंगे कि ट्रेडिंग अकाउंट को अलग से बताएंगे ये फाइनल अकाउंट है या ये फाइनल अकाउंट है। ये तीनों ही सम्मिलित रूप से फाइनल अकाउंट्स कहलाते हैं, जो कि लेखांकन अवधि के अंत में बनाए जाते हैं। और ये दोहरा लेखा प्रणाली की अंतिम अवस्था है। हमने पढ़ा था कि दोहरा लेखा जो डबल एंट्री सिस्टम होता है उसकी 3 स्टेजेस होते हैं। फर्स्ट स्टेज होती है जर्नल या फिर सब्सिडरी बुक्स। जर्नल और सब्सिडरी बुक्स दोनों ही प्रारंभिक लेखे की पुस्तक होती हैं और ये डबल एंट्री सिस्टम की फर्स्ट स्टेज होती है। फर्स्ट नंबर पे यही दोनों बनाए जाते हैं। अगर छोटे बिजनेसमैन है, छोटे मोटे व्यापारी, तो जर्नल बना लेते हैं, काफ़ी रहता है। और अगर बड़े बिजनेसमैन होते हैं तो उनके द्वारा सब्सिडरी बुक्स बनाई जाती है। सेकेंड नंबर पे सेकेंड स्टेज आती है डबल एंट्री सिस्टम की, लेजर पोस्टिंग। उसके बाद ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है, लेकिन ट्रायल बैलेंस डबल एंट्री सिस्टम का पार्ट नहीं होता है। वो तो कभी भी और कितनी बार बनाया जा सकता है इनकी शुद्धता की जांच करने के लिए, ठीक है। और थर्ड स्टेज होती है वो है फाइनल अकाउंट्स। इसके बाद अकाउंट्स क्लोज हो जाते हैं और फाइनल अकाउंट बनते ही हमें फाइनली पता लग जाता है कि कंपनी की क्या पोजीशन रही है, क्या परफॉर्मेंस रहा है 1 साल के अंदर अंदर, ठीक है। तो अभी हम जो चैप्टर पढ़ेंगे वो है फाइनल अकाउंट्स, यानी कि अंतिम खाते। फाइनल अकाउंट्स बनाने का क्या उद्देश्य होता है? तो मेन जो फाइनल अकाउंट बनाने के उद्देश्य 2 ही होते हैं, ठीक है। फर्स्ट उद्देश्य होता है फाइनल अकाउंट बनाने का लाभ और हानि की जानकारी प्राप्त करना, कंपनी के प्रॉफिट और लॉस पता लगाना, ठीक है। छोटा सा क्वेश्चन ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि फाइनल अकाउंट बनाने का क्या उद्देश्य होता है, क्यों बनाया जाता है, क्या रीजन है उसका। फर्स्ट है लाभ हानि, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस की जानकारी हेतु। और सेकंड होता है आर्थिक स्थिति की जानकारी के लिए, इकोनॉमिक पोजीशन कैसी है। आर्थिक स्थिति की जानकारी प्राप्त करने के लिए फाइनल अकाउंट्स बनाए जाते हैं। और लाभ और हानि की जानकारी प्राप्त करने के लिए सबसे पहले तो ट्रेडिंग अकाउंट बनाया जाता है, और अगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, फिर ट्रेडिंग अकाउंट और सेकंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लेकिन आर्थिक स्थिति की जानकारी के लिए लास्ट में बनाई जाती है बैलेंस शीट। इससे हमें ये पता लग जाता है कि कंपनी के पास कितनी एसेट्स हैं और कितनी लायबिलिटीज है, कंपनी को कितने जो है दायित्वों को पूरा करना है, कितना पेमेंट करना है, और उन पेमेंट्स को करने के लिए कितनी एसेट्स कंपनी के पास है। और बैलेंस शीट बनाना ज़रूरी होता है। बैलेंस शीट को देख करके जो कंपनी के क्रेडिटर्स होते हैं, गवर्नमेंट है या टैक्स, इनकम टैक्स वाले, जीएसटी वाले, या और जितनी भी संस्थाएं होती हैं जिनसे कि कंपनी लोन लेती हैं, तो वो सब लोन देने से पहले
या किसी भी तरह की हेल्प करने से पहले कंपनी का बैलेंस शीट चेक करती है। अगर बैलेंस शीट अच्छा है, कंपनी की एसेट्स अच्छी हैं और लाइबिलिटीज अगर कम है एसेट्स के मुकाबले, तो उससे क्या होता है कि उन्हें कंपनी की गुडविल अच्छी दिखाई देती है और वो तुरंत ही कंपनी को अच्छा लोन भी मिल जाता है और इसकी गुडविल बढ़ती है, इसलिए बैलेंस शीट बनाई जाती है। जिस तरीके से स्कूल्स में एक बच्चे का एग्जाम लिया जाता है, फाइनल एग्जाम के थ्रू उसकी पोजीशन का पता लगाया जाता है। अगर बच्चा फर्स्ट पोजीशन आता है, इट मीन्स उसने बहुत अच्छा मतलब जो है पढ़ाई की है, बहुत अच्छा ग्रोथ किया है। उसी तरीके से कंपनी के प्रॉफिट होता है और प्रॉफिट अगर अच्छे होते हैं तो इसका मतलब है कंपनी का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, कंपनी बहुत आगे बढ़ रही है और कंपनी चाहे तो जो आगे और ग्रोथ कर सकती है, अपने काम को, अपनी फैक्ट्रीज को, कंपनी को बढ़ा सकती है। ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये दोनों अकाउंट्स तो कंपनी के सिर्फ 1 वर्ष की ही जानकारी प्रदान करते हैं, यानी सिर्फ 1 ईयर की हमें इंफॉर्मेशन देते हैं कि कितना खर्चा हुआ, इनकम कितनी हुई और उससे कितना प्रॉफिट हुआ। लेकिन जो ये बैलेंस शीट बनाई जाती है, बैलेंस शीट से हमें कई सालों के लिए हम डिसीजन ले सकते हैं। हम कह सकते हैं कि ये मील का पत्थर साबित हो सकती है बैलेंस शीट कंपनी के लिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। अब हम देखेंगे कि फाइनल अकाउंट्स बनाने से प्रॉफिट क्या होता है, कंपनी को क्या फायदे होते हैं जिस वजह से फाइनल अकाउंट्स बनाए जाते हैं। फाइनल अकाउंट बनाने से एक तो क्या होता है, पिछले साल की तुलना में हम हमारे जो प्रॉफिट लॉस है उनको कंपेयर कर सकते हैं। हम यहाँ लिख लेते हैं फाइनल अकाउंट से क्या क्या लाभ होते हैं हमें। एक तो हम गत वर्षों के लाभों से तुलना कर सकते हैं, लाभों से तुलना, यानी कि कंपेयर कर सकते हैं कि पिछले साल तो इतना प्रॉफिट हुआ था, इस साल कितना हुआ है, तो ग्रोथ हुई है कंपनी की या नहीं हुई है। ये इस तरीके से हम कंपैरिजन कर सकते हैं। और इसके अलावा हमें खर्चों की जानकारी मिल जाती है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष खर्च, यानी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट खर्चों का हमें इंफॉर्मेशन मिल जाती है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष खर्चे। और ये भी हमें पता लग जाता है कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस ज़्यादा हुए हैं या इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ज़्यादा हुए हैं। और फिर अगर मान लीजिए डायरेक्ट एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं तो हम उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं और उनका रीज़न पता कर सकते हैं कि किस रीज़न से ये खर्चे ज़्यादा हुए हैं, या फिर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस अगर ज़्यादा होते हैं तो ये किस रीज़न से हुए हैं वो भी हम पता कर सकते हैं। तो इससे एक प्रॉफिट ये भी हो जाता है फाइनल अकाउंट से कि हमें एक्सपेंसेस की जानकारी मिल जाती है। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट जो प्रॉफिट होता है फाइनल अकाउंट बनाने का, वो ये होता है कि हमें भविष्य की अनिश्चितताओं के लिए हम संचयों का निर्माण कर सकते हैं, यानी कि रिजर्व्स बना सकते हैं। जैसे कि क्या होता है, हर एक व्यक्ति अपनी सैलरी में से क्या करता है, कुछ परसेंट पैसे सेव करके रखता है, सेविंग करता है, या बैंक में अकाउंट ओपन कराया जाता है या उसमें सेविंग करते हैं, या आप लोग भी करते होंगे। मान लीजिए हम महीने के 20,000 रुपये अपनी सैलरी है, तो हम क्या करेंगे, 20,000 हर महीने तो उसे खर्च नहीं कर देंगे ना। हो सकता है कि उसमें से हमने एक टारगेट बनाया है कि 2,000 रुपये हमें हर महीने सेविंग करनी है और बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कराना है। तो इस तरीके से हम सेविंग करेंगे। तो उसी तरीके से कंपनी कितना सेविंग करे इसका कैसे पता लगेगा, ठीक है। तो उसके लिए प्रॉफिट का पता होना जरूरी है कि प्रॉफिट कितना है। अगर कंपनी को मान लीजिए 1 लाख का प्रॉफिट है तो हो सकता है वो 1 लाख में से 5,000 का रिजर्व बनाए। अगर 50,000 का प्रॉफिट है तो वो 2,000 का ही रिजर्व बना सकेगी। तो ये प्रॉफिट हमें फाइनल अकाउंट्स बनाकर ही पता लगेगा, इसलिए भी फाइनल अकाउंट्स बनाना जरूरी है ताकि हम भविष्य के लिए रिजर्व्स बना सके, रिजर्व को क्रिएट कर सके। तो थर्ड प्रॉफिट है, रिजर्व्स को बोलते हैं संचय। संचयों का निर्माण करने के लिए, और संचयों का निर्माण जो है वो प्रॉफिट पे डिपेंड करता है कि प्रॉफिट कितना है। ज़्यादा प्रॉफिट तो ज़्यादा रिजर्व रखेंगे, कम प्रॉफिट होता है तो कम रिजर्व रखा जाता है। और ये रिजर्व जो होते हैं वो भविष्य में काम आते हैं। अगर कभी भी अचानक से कोई घटना घटित हो जाती है या अचानक से कंपनी लॉस में चली जाती है तो ऐसे टाइम में ये रिजर्व्स ही काम में आते हैं कंपनी के लिए। और लास्ट है फाइनल अकाउंट बनाने का प्रॉफिट, वो ये है कि
इन फ्यूचर डिसीजन ले सकते हैं। अगर मान लीजिए फ्यूचर के लिए कोई डिसीजन लेना है या कोई प्लानिंग बनानी है, किसी तरह की कोई योजना बनानी है, तो वो भी कंपनी के फाइनल अकाउंट्स को देखकर ही बनाई जाती है। फोर्थ हम लिखेंगे भविष्य हेतु निर्णय लेने के लिए। ठीक है, किसी तरह का कोई डिसीजन लेना है या कोई हमें किसी नए मशीन लानी है बिजनेस में, नए तरीके का प्रोडक्ट हमें बनाना है, तो पहले हम देखेंगे कि हमारी कंपनी में प्रॉफिट हो रहा है, तो अच्छा तो प्रॉफिट हो रहा है ना, किसी तरह का कोई एक्सपेंसेस ज़्यादा तो नहीं हो रहा है या किसी तरह का लॉस ज़्यादा तो नहीं हो रहा है। पहले तो हम उन्हें कंट्रोल करेंगे, उसके बाद हम फ्यूचर के लिए कोई डिसीजन ले सकते हैं। तो इस तरीके से फाइनल अकाउंट्स से हमें ये प्रॉफिट होता है कंपनी को। एक तो हम पिछले वर्षों के प्रॉफिट या लॉस से तुलना कर सकते हैं कि प्रॉफिट ज़्यादा हुए हैं पिछले वर्ष की अपेक्षा या कम हुए हैं। ठीक है, अगर कम हुए हैं तो हम उसे कंट्रोल करेंगे, रीज़न देखेंगे किस रीज़न से कम हो रहा है और फिर उसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं। सेकंड है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष खर्चों की हमें जानकारी मिल जाएगी कि खर्चे कितने हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, बढ़ तो नहीं रहे, किस वजह से बढ़ रहे हैं, ज़्यादा हो रहे हैं या जितना खर्चा हुआ उतना ही है ना, तो ये सब हम पता कर सकते हैं फाइनल अकाउंट्स के थ्रू। थर्ड, रिजर्व्स का निर्माण कर सकते हैं। और फोर्थ है हम भविष्य के लिए, इन फ्यूचर के लिए प्लानिंग कर सकते हैं, जिससे कि हमारी कंपनी को जो है ग्रो कर सके कंपनी। अब हम फाइनल अकाउंट्स के कुछ बेसिक वर्ड्स पढ़ेंगे। फर्स्ट है पूंजीगत खर्चे और आयगत खर्चे। इसके अलावा होते हैं प्रत्यक्ष खर्चे और अप्रत्यक्ष खर्चे। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष खर्चे हमने पहले की वीडियोस में पढ़ लिया है, आप पहले की वीडियोस देख लीजिएगा जिन्होंने नहीं देखी है। और प्लीज़ अगर उन्हें आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब और लाइक कर लीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। तो अभी हम पढ़ लेंगे पूंजीगत खर्चे और आयगत खर्चे क्या होते हैं। इन्हें कैपिटल एक्सपेंडिचर भी बोलते हैं। पूंजीगत व्यय और एक होता है आयगत व्यय। ये कैपिटल से रिलेटेड होते हैं और ये रिवेन्यू या इनकम से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, पूंजीगत खर्चे वो खर्चे होते हैं जिनका लाभ एक से अधिक लेखा अवधि में प्राप्त होता है। यानी कि हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए हमारे घर में हम 1 महीने का कुछ सामान लाए हैं, 2 तरीके का सामान हम लाए हैं। ठीक है, एक तो हम लाए हैं परचूनी का सामान हम लाए हैं, ठीक है, राशन का सामान इसे बोल देते हैं। और सेकंड हम लाए हैं हमने घर के लिए कोई फर्नीचर खरीदा है। ठीक है, तो देखिए हमने राशन के सामान पे एक्सपेंसेस किया है और फर्नीचर में भी खर्चा किया है, लेकिन जो राशन के सामान पे हमने खर्चा किया है ये तो कहलाएगा हमारा, ये जो है 1 महीने के लिए हम राशन लाए हैं और ये 1 महीने में ही खत्म हो जाएगा। फिर नेक्स्ट महीने के लिए हम फिर से नया राशन का सामान लाएंगे, फिर जब उस महीने में वो खत्म हो जाएगा तो हम फिर नेक्स्ट महीने के लिए फिर राशन का सामान लाएंगे। ठीक है, तो ये जिस महीने के लिए सामान लाया जाता है उसी महीने में फिनिश हो जाता है राशन का सामान। और एक सेकंड हम लाए फर्नीचर, तो क्या हर महीने हम फर्नीचर खरीदेंगे? नहीं खरीदेंगे ना। एक बार हमने फर्नीचर खरीद लिया, अब ये कई सालों तक यूज़ किया जाएगा हमारे घर में। तो इसी तरीके से कंपनी या बिजनेस में भी 2 तरह के एक्सपेंसेस होते हैं। एक एक्सपेंसेस तो इस तरीके का होता है कि वो हर साल खर्चे किए जाते हैं और उनका लाभ उसी साल मिलता है। फिर जब नेक्स्ट ईयर आता है तो उसमें फिर से वो खर्चा किया जाता है और उसका लाभ उसी साल में मिलता है। ठीक है, और जो इस तरीके के खर्चे होते हैं, ऐसा खर्चा एक ही बार किया जाता है लेकिन इनका लाभ कई वर्षों तक हमें मिलता है। जैसे कि फर्नीचर अगर खरीदा है तो फर्नीचर हमारे घर में 10 साल भी चल जाए, 20 साल भी चल जाए। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि हम उसकी केयर किस तरीके से करते हैं। और जो राशन का सामान है वो हम अगर 1 महीने का लाए तो 1 महीने चलेगा, 2 महीने के लिए लाए हैं तो वो 2 महीने चलेगा। तो पूंजीगत खर्चे वो खर्चे होते हैं जिनका प्रॉफिट हमें कई वर्षों तक मिलता है। ठीक है, लेकिन जो आयगत खर्चे होते हैं इनका लाभ हमें सिर्फ और सिर्फ एक लेखा वर्ष की अवधि में ही मिलता है। पूंजीगत खर्चे में कौन कौन से खर्चे होते हैं? जैसे कि बिल्डिंग खरीदी, लैंड खरीदी, कोई ज़मीन खरीदी है, ठीक है, कोई मशीन खरीदी है,
मशीनरी, प्लांट खरीदा या इन्वेस्टमेंट किया है। जब पैसा इन्वेस्टमेंट किया जाता है तो इस इन्वेस्टमेंट पे जो भी इंटरेस्ट मिलता है वो कई सालों तक मिलता है, हर साल इन्वेस्टमेंट मिलता है, ठीक है। इसके अलावा जो लॉन्ग टर्म लोन हम देते हैं, लॉन्ग टर्म लोन यानी अधिक समय के लिए, दीर्घकाल के लिए जो लोन हमने दिया है उस पे हमें इंटरेस्ट मिलेगा, तो वो इंटरेस्ट हमें हर साल मिलता रहेगा, ऐसा तो नहीं है एक ही साल मिलेगा उसके बाद नहीं मिलेगा। तो पूंजीगत खर्चों में ये सारे खर्चे आएंगे और इन खर्चों से हमें कई सालों तक जो है कंपनी को प्रॉफिट मिलता रहता है। खर्चे तो ये एक ही साल में किए जाते हैं लेकिन इसका प्रॉफिट कई सालों तक 10-20 साल तक या 25 साल तक मिलता है। आयगत खर्चों में ऐसा नहीं होता है, ये वो खर्चे होते हैं जिनका लाभ उसी लेखा अवधि में मिलता है जिस अवधि में इनको खर्च किया गया है। जैसे कि जिस चीज का बिजनेस किया जा रहा है उस माल को खरीदने पर अगर कोई खर्चा होता है या हमने माल खरीदा है, परचेज किया है, अगर कोई कपड़े का व्यापारी है उसने कपड़ा खरीदा है तो वो खर्चा आयगत खर्चे में आएगा क्योंकि उस कपड़े को जब वो बेचेगा तो इससे कोई ना कोई इनकम होगी, ठीक है। इसी तरीके से वेजेस है, सैलरी, कोई भी जो मैनेजर होते हैं, वर्कमैन होते हैं, अगर उन्होंने 1 महीने काम कर लिया तो उस महीने की सैलरी उनको दे देंगे, फिर नेक्स्ट मंथ की सैलरी नेक्स्ट मंथ में दी जाती है। तो इस तरीके से सैलरी को इसमें रखा गया है। इंश्योरेंस का खर्चा है और जितने भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष खर्चे होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट खर्चे, वो सब भी आयगत खर्चों के अंदर आते हैं। इनडायरेक्ट और डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस यानी कि प्रत्यक्ष खर्चे वो होते हैं जो कि माल से संबंधित, जिनका माल से सीधा संबंध होता है। जैसे कि हम माल खरीद रहे हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं, फर्नीचर का बिजनेस कर रहा है एक व्यक्ति, तो फर्नीचर जब वो बेचने के उद्देश्य से फर्नीचर को लेकर आएगा तो फर्नीचर को दुकान तक, उसके कंपनी तक लाने तक का जो मजदूरी दी जाएगी और जो मजदूर है उनको जो सैलरी या वेतन दिया जाएगा वो तो कहलाएगा डायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्योंकि वो उस माल से डायरेक्ट रिलेटेड है, ठीक है। लेकिन कंपनी में मान लीजिए जो किराया है, किराया देना है या फिर सैलरी देनी है, वॉचमैन को सैलरी देनी है, लाइट बिजली का खर्चा है, पानी का जो खर्चा आ रहा है, वो सारे खर्चे जो होते हैं वो इस माल से डायरेक्ट रिलेटेड नहीं होते हैं, तो वो कहलाते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। इसके अलावा इंटरेस्ट दिया है, मान लीजिए कंपनी में लोन लिया था तो उस लोन पे इंटरेस्ट देना है, इंश्योरेंस प्रीमियम चुकाना, ये सारे खर्चे हो जाते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट आपको समझ में आ गया होगा। डायरेक्ट में तो जो माल होता है उससे रिलेटेड खर्चे होते हैं वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाते हैं। इसके अलावा पूंजीगत खर्चों के लिए हम कह सकते हैं कि ये स्थायी संपत्तियों को खरीदने के लिए भी किया जाता है, ठीक है। स्थायी संपत्तियां यही होती है, मशीन, बिल्डिंग, लैंड, प्लांट। स्थायी संपत्तियों को खरीदने के लिए जो भी खर्चा किया जाता है वो कहलाता है पूंजीगत खर्चा। देखिए एक तरीके से हम इनमें डिफरेंस भी कर सकते हैं, आपके एग्जाम में इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है कि पूंजीगत खर्चा और आयगत खर्चों में क्या डिफरेंस है, कोई 4 या 5 डिफरेंस बताइए, तो हम इस तरीके से बता सकते हैं। सेकंड हम इसमें बता सकते हैं कि स्थायी संपत्तियों का क्रय करने के लिए जो खर्चा किया जाता है वो होते हैं पूंजीगत एक्सपेंसेस, और बिजनेस को चलाने के लिए जो खर्चा किया जाता है वो होता है आयगत खर्चा। व्यवसाय के संचालन के लिए जो खर्चे किए जाते हैं वो हो जाते हैं आयगत खर्चा। पूंजीगत खर्चों से हमें कई वर्षों तक लाभ मिलता है, लेकिन आयगत खर्चों से हमें उसी लेखा अवधि में लाभ मिलता है हमें।
इसके अलावा पूंजीगत खर्चों को हमेशा बैलेंस शीट में दिखाया जाता है। फाइनल अकाउंट्स में भी हमने देखा था कि ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और थर्ड होता है बैलेंस शीट। तो जो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं इन्हें बैलेंस शीट में दिखाया जाता है। बैलेंस शीट जिसे कि चिट्ठा भी बोलते हैं, चिट्ठे में या फिर बैलेंस शीट में इन्हें शो किया जाता है। लेकिन आयगत खर्चों को, जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है उन्हें तो बताया जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में, और जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं उन्हें बताया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। डायरेक्ट एक्सपेंसेस के लिए ट्रेडिंग अकाउंट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के लिए होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, और बैलेंस शीट में दिखाए जाते हैं जितने भी कैपिटल एक्सपेंडिचर्स होते हैं। इसके अलावा जितने भी पूंजीगत खर्चे हैं उनकी प्रकृति अगर हम देखें, उनका नेचर, पूंजीगत वो इनका नेचर होता है संपत्ति खाते, यानी कि वस्तुगत प्रकृति के खाते होते हैं ये। इन्हें कहते हैं संपत्ति खाते, एसेट्स अकाउंट। और जो ये आयगत खर्चे होते हैं ये नाम मात्र के खाते, हमने पढ़ा था नेचर ऑफ अकाउंट्स में। इनकी प्रकृति होती है व्यय खाते की प्रकृति, आय व्यय प्रकृति के खाते, आय व्यय खाते या फिर नाम मात्र के खाते। तो देखिए हमने इस तरीके से इन दोनों में डिफरेंस भी कर लिया और हमें इनकी डेफिनेशन भी पता लग गई, और हमने बहुत अच्छे से इनको देख लिया कि पूंजीगत खर्चे कौन से होते हैं और आयगत खर्चे कौन से होते हैं। इसके अलावा हम एक डिफरेंस और कर सकते हैं इन दोनों में, पूंजीगत खर्चे और आयगत खर्चों में। जो पूंजीगत खर्चे होते हैं वो लाभ कमाने की क्षमता को बढ़ाते हैं, लेकिन जो आयगत खर्चे होते हैं वो लाभ कमाने के लिए किए जाते हैं। अभी लाभ कमाने की क्षमता कैसे बढ़ाते हैं? अब जैसे कि मान लीजिए एक फैक्ट्री में वर्कर्स अपने हाथ से वर्क कर रहे हैं, ठीक है, और एक है कि एक फैक्ट्री में मशीन लाई गई है और उस मशीन से वर्क किया जा रहा है। तो उससे क्या हो रहा है कि मशीन से अगर वर्क करेंगे तो कैपेसिटी बढ़ जाएगी और उससे लाभ कमाने की क्षमता बढ़ गई तो उससे लाभ भी ज़्यादा होंगे। तो इसलिए पूंजीगत खर्चों के लिए हम कह सकते हैं कि लाभ कमाने की क्षमता बढ़ाने के लिए खर्चे किए जाते हैं, जबकि आयगत खर्चे जो होते हैं वो लाभ कमाने के लिए किए जाते हैं। ठीक है, सिक्स्थ पॉइंट हमारा, लाभ कमाने की क्षमता में वृद्धि करने के लिए जो खर्चे होते हैं वो हो जाते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर, और लाभ कमाने के लिए जो खर्चे हो जाते हैं वो कहलाते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, यानी कि आयगत खर्चे। ठीक है, इसका एग्जाम्पल हमने देख लिया था। मशीन के थ्रू अगर काम हो रहा है, मशीन क्या है, एक पूंजीगत खर्चा है। ठीक है, इसका लाभ हमें कई वर्षों तक मिलता है, और मशीन के थ्रू काम करेंगे तो क्या होगा, प्रॉफिट कमाने की जो कैपेसिटी है वो बढ़ जाएगी। या फिर मान लीजिए हमने बिल्डिंग खरीदी, जगह की कमी है, ठीक है, जगह की कमी है तो उसको पूरा करने के लिए हमने एक बड़ी बिल्डिंग खरीदी है। उस बिल्डिंग में अगर वर्क करेंगे तो वर्क और अच्छा होगा और अधिक मात्रा में होगा, तो उससे भी लाभ कमाने की क्षमता बढ़ेगी। तो पूंजीगत खर्चों से लाभ कमाने की क्षमता बढ़ती है, लेकिन आयगत खर्चों से लाभ कमाया जाता है। ठीक है, एक और एक्सपेंडिचर हम पढ़ेंगे जो कि फाइनल अकाउंट्स में बहुत काम आने वाला है, वो है स्थगित आयगत व्यय। स्थगित आयगत व्यय, इन्हें कहा जाता है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, ये होते तो पूंजीगत खर्चों की तरह ही हैं, बस इनमें थोड़ा सा डिफरेंस ये होता है, इन खर्चों को करने से इनका लाभ तो कई वर्षों तक मिलता है, लेकिन उन खर्चों को प्रॉफिट एंड लॉस में पूरा का पूरा नहीं दिखाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी ने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है और उसके ऐड देने के लिए उसने 20,000 रुपये खर्च किए, या मान लीजिए 50,000 रुपये खर्च किए उसके ऐड के लिए। तो उस ऐड से क्या होगा कि कई सालों तक उसका लाभ मिलेगा, ठीक है, लेकिन उस 50,000 को
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में वो पूरा का पूरा 50,000 शो नहीं करेगा। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि उस एड से हमें कितने सालों तक प्रॉफिट मिल सकता है। हम उसका एक अनुमान लगाएंगे कि मान लीजिए 50,000 का खर्चा कंपनी ने एक एड पे किया है। अब उस एड से हमें 10 साल तक प्रॉफिट मिलने वाला है, 10 साल तक अब उसका हमें लाभ मिलेगा जो एड दिया है। तो हम क्या करेंगे, 50,000 को 10 टुकड़ों में डिवाइड कर देंगे, 10 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे 10 सालों तक में। तो हर एक साल का अमाउंट जो हो जाएगा वो हो जाएगा 5,000 रुपये। तो हम क्या करेंगे, 50,000 पूरा का पूरा हम प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं दिखाएंगे, हम 5,000 रुपये से हर साल प्रॉफिट एंड लॉस में एंट्री करेंगे एक्सपेंडिचर साइड में, और बाकी का जो अमाउंट बचेगा उसे हम जो बैलेंस शीट की एसेट साइड होगी उसमें लिख देंगे। जैसे कि 50,000 रुपये हमने खर्च किए ऐड पे, तो हम इस साल क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में 5,000 रुपये लिख देंगे कितना खर्चा हुआ है, और बाकी का जो 45,000 रुपये होगा वो हम बैलेंस शीट के एसेट साइड में लिखेंगे, लायबिलिटी साइड में नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये हमारी कहलाएगी कृत्रिम संपत्ति। ठीक है, क्योंकि हम ये खर्चा कर तो चुके हैं, लेकिन हम इसे बैलेंस जो फाइनल अकाउंट्स बना रहे हैं उनमें पूरा का पूरा शो नहीं करेंगे। तो ये कहलाते हैं स्थगित आयगत खर्चे, ऐसे खर्चे जिन्हें हमें, इन खर्चों को हमने पे तो कर लिया है लेकिन फाइनल अकाउंट्स में पूरा का पूरा नहीं दिखाया जाता है। जितने वर्षों तक इनका लाभ मिलेगा उन वर्षों का अनुमान लगा लिया जाता है, फिर उसके हिसाब से इनको डिवाइड कर दिया जाता है, और हर साल उस अमाउंट को प्रॉफिट एंड लॉस में अप्लिकेट किया जाता है, यानी उसे उसमें शो कर दिया जाता है। इसके और एग्जांपल्स भी हो सकते हैं। अगर किसी ने नया बिजनेस स्टार्ट किया है तो नया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जो खर्चा किया जाता है, या अनुसंधान जब किए जाते हैं, अनुसंधान करने के लिए भी जो खर्चा होता है उसका लाभ भी हमें हर साल मिलता है, लेकिन उस खर्चे को भी एक ही वर्ष में नहीं दिखाया जाता है। अनुसंधान का व्यय, विज्ञापन का व्यय, इसके अलावा प्राकृतिक आपदाएं जब आ जाती है, मान लीजिए किसी तरह का भूकंप आ गई, बाढ़ आ गई, तो जो फर्नीचर खराब हो गया, मशीनें खराब हो गई, तो जो नुकसान हुआ है कि मान लीजिए 50,000 का फर्नीचर खराब हो गया, 1 लाख की मशीन खराब हो गई, तो जब हम फाइनल अकाउंट बनाएंगे, फाइनल अकाउंट का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, उसमें हम पूरा का पूरा 50,000 और 1 लाख रुपए शो नहीं करेंगे। हम देखेंगे कि इन खर्चों को हम कितने साल और चल सकते थे वो फर्नीचर और मशीन, तो उतने सालों में इन खर्चों को डिवाइड करेंगे और हर साल उतना ही अमाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाया जाएगा, उसमें से हम माइनस करेंगे। तो ऐसे खर्चे होते हैं स्थगित आयगत खर्चे। इन खर्चों का लाभ तो कई वर्षों तक मिलता है, लेकिन जब इनको अप्लिकित किया जाता है तो पूरी की पूरी उतनी ही राशि को अप्लिकित नहीं किया जाता है, एक आनुपातिक आधार पर ही इसे माइनस किया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। और इसके एग्जांपल्स होते हैं अनुसंधान का खर्चा, विज्ञापन का खर्चा, या प्राकृतिक आपदा आने से जो नुकसान होता है उसे भी पूरा का पूरा एक वर्ष में नहीं दिखाया जाता है। तो ये वर्ड्स तो हमने बेसिक वर्ड्स पढ़े हैं जो कि फाइनल अकाउंट्स में काम आने वाले हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम ट्रेडिंग अकाउंट से स्टार्ट करेंगे फाइनल अकाउंट्स। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।